दमदार खबरों के साथ हाजिर हम एक बार फिर से आपके सामने। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आरजू। तो आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जिसमें देहरादून से आ रही है बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों पर सीएम धामी मीटिंग भी लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे सचिवालय में मीटिंग होने वाली है। मई के पहले हफ्ते यानी कि बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, जिसमें पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे का समय है जब मीटिंग होने वाली है। इस पर अपने सहयोगी से और जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे देते हैं कि सुबह 11 बजे का समय सचिवालय में मीटिंग और तैयारियों को लेकर ही सीएम मीटिंग लेने वाले हैं। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपांकर, 11 बजे मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल कंचन, आज 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक लेंगे। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, यानी 45 दिन का लगभग वक्त बचा है चारधाम यात्रा में। तो अब पिछले 2 साल की अगर स्थितियों की अगर बात करें, 2020 में भी मार्च में कोविड की शुरुआत हुई थी, पहली लहर थी। 2021 में कोविड की दूसरी लहर थी, हाईकोर्ट की तमाम तरह की बंदिशें थी। सिर्फ 50 दिन की पिछले साल यात्रा चली, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा यात्री उत्तराखंड में पहुंचे, जबकि 32 लाख यात्री साल 2019 में आए थे, 2020 में करीब 3,10,000। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोविड अभी हालात सामान्य है, पाबंदियां तमाम तरह की हटा दी गई हैं। तो अगले 45 दिन बाद जब यात्रा शुरू होगी तो सरकार को इस बात की उम्मीद है कि इस बार देश विदेश से या दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री इस बार उत्तराखंड आएंगे। चारधाम यात्रा क्योंकि यहाँ की आजीविका से जुड़ी है, तमाम लोगों की कमाई का साधन है चारधाम यात्रा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात हो, इसके अलावा चारों धामों में तैयारी की बात हो, केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं उनको कंप्लीट करने की बात हो, बद्रीनाथ में तो और तैयारियों की बात हो। एक सवाल ये है कि पिछले 2 साल से तो जितने भी चारधाम यात्रा के श्रद्धालु थे वो खुश नजर नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें उनकी यात्रा के दौरान लगी हुई थी। इस बार जो आज 11 बजे जो मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ इस तरह की फायदे या फिर खुश करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं श्रद्धालुओं को, क्योंकि 2 साल से वो अच्छे से मन से चारधाम यात्रा का दर्शन नहीं कर पाए हैं? बिल्कुल कंचन, इसके पीछे एक बड़ी वजह कोविड रही, चाहे 2020 की बात हो चाहे 2021 की बात हो। 2020 में जब मंदिर खुले थे, जब लॉकडाउन था, तो जो लॉकडाउन के अलग अलग अनलॉक के जो फेज शुरू हुए थे, उसमें जुलाई में जो फेज शुरू हुआ था उसमें 8 जुलाई को कपाट खुलने शुरू हुए थे मंदिरों के, और बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट भी तब बाद में, कपाट भले ही पहले खुले लेकिन दर्शन बाद में शुरू हुए। इसके अलावा 2021 में अगर बात करें तो भी कोविड की वजह से हाईकोर्ट की तमाम बंदिशें थी, तो सितंबर में यात्रा शुरू हुई, लगभग 50 दिन के करीब वो यात्रा चली। तो सरकार की तरफ से कोई कमी रही हो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, कोविड के जिस तरह के हालात थे उसमें सरकार किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन हाँ, इस बार ये जरूर रहेगा कि 2 साल के बाद एक सही वक्त पे यात्रा शुरू होगी, सही वक्त पे दर्शन शुरू होंगे, अभी तक की जैसी उम्मीद है। तो ऐसे महीना दूर नहीं है दीपांकर, बहुत थोड़ा सा इंतजार और श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा। पहले हफ्ते में हो जाएगी चारधाम यात्रा की शुरुआत मई की। और चलिए अब विधानसभा सत्र की बात कर लेते हैं। तो 21,000 करोड़ के लेखानुदान प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ 5वें विधानसभा का पहला सेशन संपन्न हुआ। कैसा रहा सेशन का दूसरा दिन, ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी बुधवार को सत्र की शुरुआत महंगाई को लेकर कांग्रेस के हंगामे से हुई। सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी आदि विधायकों ने विधानसभा गैलरी में धरना देकर प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंश कपूर को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल दत्त ओझा को भी श्रद्धांजलि दी गई। हमारे हरबंश कपूर जी और ओझा जी का आज कंडोलेंसेस हुए थे। उसके बाद जो नियम होते हैं 58 की सूचनाओं को सुना गया। उसके तुरंत बाद फिर जो 310 से कन्वर्ट हुई थी 58 में, उसको वो सदन में उसके बारे में बातचीत हुई। उसके तुरंत बाद माननीय राज्यपाल जी का, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका जो अभिभाषण हुआ था उस पर वोट ऑफ थैंक्स हुआ। और फाइनली जो लेखानुदान था उसको कल पटल पे आप जानते हैं और रखा गया था, आज वो पारित हुआ। सेशन की दूसरी पाली में विधायक हरीश धामी, प्रीतम सिंह, सुमित हृदयेश समेत विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं उठाई। इसके बाद महंगाई पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष से असहमत सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके चलते सदन कुछ देर के लिए स्थगित हुआ और फिर 6 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही ध्वनि मत से लेखा अनुदान पारित कर दिया गया। 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से
महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव को नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की। नई सरकार का जो सत्र आज संपन्न हुआ और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। इसमें लेखानुदान पास किया गया और माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उनका आभार व्यक्त किया गया और तमाम सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब कंप्लीट बजट के लिए जुलाई में ग्रीष्मकालीन सेशन बुलाया जा सकता है और उम्मीद है कि ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुलाए जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो उधर पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के बाद अब उत्तराखंड में मांग जोर पकड़ने वाली है। बुधवार को सदन में पुरानी पेंशन का मुद्दा छाया रहा। केंद्र के बाद उत्तराखंड में भी 1 अक्टूबर 2005 के बाद से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम समाप्त कर दी गई और नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। पुरानी पेंशन स्कीम में कई सुविधाएं होने के कारण साल 2005 के बाद से करीब 80,000 कर्मचारी इसे बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भी अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने मामला सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि जब विधायकों को हारने के बावजूद विधायकी की पेंशन मिल सकती है तो फिर कर्मचारियों को क्यों नहीं। मैंने नियम 58 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पुरानी पेंशन का, उसको उठाया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं आया, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के राज्य के कर्मचारियों शिक्षा से जुड़ा है, जिन्होंने इस उत्तराखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इस राज्य के निर्माण में। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के मामले पर सरकार ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है और कर्मचारियों से मिले ज्ञापनों को केंद्र को भेजा गया है। देखिए, हम लोग केंद्र सरकार के अधीन उस व्यवस्था को हम लोग जारी किए हैं और इसमें ये बात भी सच है कि जो यहाँ पे बार बार मांग पत्र और ज्ञापन विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए तो वो भी हमने केंद्र सरकार को प्रेषित किया है और निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा के साथ साथ पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी, जबकि 2005 के बाद लागू नई पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ की सुविधा नहीं है। साथ ही वेतन से भी हर महीने 10% कटौती की जाती है, लिहाजा कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इस बीच आपको ये बताते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसमें अब पति पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था में निराश्रित दिव्यांगों के पेंशन में भी बढ़ोतरी के आदेश दे दिए गए हैं। प्रति महीने अब 1200 की बजाय 1400 रुपए पेंशन मिलने वाली है। तो उत्तराखंड में आचार संहिता लगने से ठीक पहले डिग्री कॉलेज में जो टैबलेट्स बांटे गए वही अब स्टूडेंट्स की परेशानी का सबब बन रहे हैं। प्रदेश के 119 सरकारी कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को सरकार ने टैबलेट बांटने का फैसला किया, जिसमें हर स्टूडेंट को 12,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाने थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के खातों में पैसे नहीं आए। ऊपर से देहरादून के रायपुर डिग्री कॉलेज के जिन स्टूडेंट्स को आनन फानन में टैबलेट दिए गए, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी कॉलेज में जमा कर ली गई। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने निवास प्रमाण पत्र और लाइसेंस बनाने जैसे कामों में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि ना तो अभी पैसे आए हैं, ऊपर से जो टैबलेट मिले हैं वो दिक्कत दे रहे हैं। मैम वो कुछ भी यूजफुल नहीं है, मतलब बहुत ही थर्ड क्वालिटी के टैबलेट है, उनसे सही हमारे फ़ोन है। और अगर इतने गंदे टैबलेट ही देने से इससे अच्छा देते ही ना। फिर सिंपल सी बात है, जब हमारे लिए कुछ यूजफुल ही नहीं आता, उसमें कुछ स्टोरेज है कि बच्चा उसमें कुछ कर पाए। 216 में उसका स्टोरेज है और मैम उसके सॉफ्टवेयर वगैरह वो बहुत जल्दी हैंग भी हो जाता है, कभी भी ऑफ हो जाता है अपने आप ही। हम तो कॉलेज में ही है पहले से, तो कॉलेज में जब हमने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर भी वहाँ पे किया, तो थर्ड ईयर भी वहीं करेंगे। तो हमारा एड्रेस वगैरह सब प्रूफ तो कॉलेज पे हो गई। तो ऐसा भी कॉलेज का वो क्या था कि क्या बोलते हैं, हमारे ले लिया उन्होंने ओरिजिनली,
और रखा बहुत समय से, मेरा डोमिसाइल नहीं बना अभी तक। डोमिसाइल बनवाना था मेरे को। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द सभी के खातों में पैसा आएगा, जिससे योजना का लाभ सबको मिले। वहीं मंत्री कहते हैं कि आचार संहिता की वजह से टैबलेट नहीं मिल पाए, लेकिन अब सभी का पैसा खातों में भेजा जाएगा। लगभग 2.25 लाख छात्रों को टैबलेट देने का निर्णय किया था। कई छात्रों को टैबलेट मिल भी गए हैं और डीबीडी के माध्यम से हमने कहा कि भाई छात्रों के खातों में पैसे जाएंगे, छात्र खुद खरीदेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ अभी नहीं बंट पाए या नहीं खरीद पाए हैं, वहाँ अब जल्दी, कल या परसों में जल्दी निर्णय करने वाला हूँ कि छात्रों को जल्दी टैबलेट मिल जाए। पहले तो स्टूडेंट को पैसा मिले तो वो अपनी पसंद का टैबलेट खरीद पाएंगे, लेकिन अगर इसी तरह के टैबलेट पकड़ाए जाएंगे तो ये दिक्कतें आना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं, उत्तराखंड की नदियों में उतना ही खनन होगा जितना नदी मॉनसून के दौरान उपखनिज लेकर आएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने अवैध और असंतुलित खनन पर दिनेश चंदोला पर याचिका उनकी पर राज्य में केंद्र सरकार की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को कठोरता से लागू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रात में अवैध खनन के सघन निरीक्षण का भी आदेश जारी किया। साथ ही नाइट विजन ड्रोन कैमरा से निगरानी के आदेश दिए। साथ ही जिला स्तर पर खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है और कहा है कि खनन, परिवहन, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिक भी टास्क फोर्स में रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साल में 4 बार नदी का सर्वे किया जाए कि कितना उपखनिज एकत्रित हुआ और उसी के अनुसार खनन की अनुमति दी जाएगी। हर नदी का सर्वे होना है कि उसमें कितना मिनरल मटेरियल आया और कितना माइन किया जा सकता है, और साथ ही इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को लेके भी उस गाइडलाइन में जो बिंदु दिए गए हैं उनका भी अनुपालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि टास्क फोर्स बनाई जानी है और अवैध खनन की रात्रि में नाइट विजन कैमरा से, ड्रोन कैमरा से जांच की जानी है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि जो भी इन माइनिंग इन्फोर्समेंट गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट लाई करेगी और वो एक्ट कंटेम्पचुअस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। और आइए बात करते हैं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य की, जिसको शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान के लिए काशी कॉरिडोर की तर्ज पर पहले फेज का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ और अब बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत किया जाना है और पहले फेज के लिए काम शुरू हो गया है। पहले फेज में 5 काम किए जाने हैं, जिसकी लागत 230 करोड़ बताई जा रही है और इस मास्टर प्लान के हिसाब से 3 फेज में काम किया जाना है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत जिन कामों को किया जाएगा उसमें 700 मीटर की सड़क बनाई जाएगी। दूसरा, अराइवल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, शेष नेत्र और बद्रीश झील के साथ सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के उचित इलाज के लिए बद्रीनाथ धाम में बने अस्पताल का विस्तार भी किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए 22 सरकारी भवनों को ध्वस्त किया गया है। जिस प्रकार से अराइवल प्लाजा बन रहा है यात्रियों के लिए, जो दिशा निर्देश देगा पूरे बद्रीनाथ का, और जो हमारे यहाँ पे सौंदर्यकरण हो रहा है बद्रीनाथ का, जो हमारे यहाँ झीलें हैं उनका भी सौंदर्यकरण हो रहा है, जो हमारे घाट हैं उनका भी सौंदर्यकरण हो रहा है। इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रशासन की टीम लगातार मास्टर प्लान को लेकर काम कर रही है। नवंबर से फरवरी तक बर्फबारी की वजह से मास्टर प्लान का काम प्रभावित रहा, लेकिन मार्च में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान के काम की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है। बीआरओ रोड की कटिंग, बीआरओ बाईपास रोड की कटिंग शुरू हो गई है और उसके अलावा जो काम इस हफ्ते स्टार्ट होने हैं उनके लिए मैंने पीआईयू टीम को निर्देशित कर दिया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम की तस्वीर बदलने वाली है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार लगातार मास्टर प्लान के प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
तो गर्मी आते ही जंगलों में आग लगने की खबरें भी बढ़ रही हैं। दरअसल पौड़ी जिले के नागदेव वन क्षेत्र के रिजर्व फॉरेस्ट नालाई धार में अचानक उस वक्त वन विभाग में हड़कंप मच गया जब देखते ही देखते जंगल सुलगने लगा। वन विभाग की टीम को आग बुझाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि इलाके में तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ये आग और ज्यादा इलाके में फैल रही थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां हल्द्वानी शहर के आसपास पिछले 2 महीने के अंदर ही टाइगर के हमले से 5 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन फॉरेस्ट टीम लगातार गश्त करने के बावजूद भी आदमखोर बाघ तक नहीं पहुंच पा रही है। बाघ इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो जंगल में गश्त के लिए कॉर्बेट से बाकायदा हाथी भी मंगा लिया है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। बुधवार को भी गश्त के लिए गई फॉरेस्ट टीम के हाथ खाली ही रहे। रेंज के अंतर्गत दिसंबर माह से अभी मार्च माह तक 5 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 घायल हुआ है, और कुल मिलाकर के 6 घटनाएं हुई हैं। और जहां तक हमारे कैमरा ट्रैप और डीएनए रिपोर्ट के अनुसार 3 घटनाएं इसमें से टाइगर द्वारा की गई हैं। अभी 2 घटनाओं की पुष्टि होनी शेष रहेगी। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से जर्नलिज्म के 30 छात्र छात्राओं ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी है और इसके बाद छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। स्पीकर अतु खंडूरी ने सदन के संचालन और सत्र की कार्यवाही को लेकर बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। जोशीमठ में स्थित शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी के मठ में स्फटिक श्रीयंत्र को स्थापित किया गया। ये स्फटिक श्रीयंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक श्रीयंत्र है, जो लगभग 500 ग्राम का है। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि इस मंत्र की स्थापना क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए की गई है। उत्तरकाशी में कोरोना की वजह से 2 साल से स्थगित हुई पंचकोसी वारुणी यात्रा में इस बार बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पंचकोसी वारुणी यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वर्णाव्रत पर्वत की 15 किलोमीटर पैदल परिक्रमा को पहुंचते हैं और ये यात्रा बड़ेथी चुंगी में वरुण गंगा और गंगा भागीरथी के संगम पर स्नान कर पदयात्रा से शुरू होते ही कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते हुए अस्सी और भागीरथी के संगम पर समाप्त होती है। छोटे से ब्रेक लिया, रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।